हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट बाय अभिषेक कुमार में। आज हम वन शॉट वीडियो में फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नीट और जेईई में सवाल पूछे जाते हैं। तो वन शॉट एक वीडियो में हम पूरा फ्लूइड डायनेमिक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कवर करा देंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में कराया जाएगा और इसके अलावा आप इस टॉपिक को पढ़कर खुद से भी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए बुक से, ठीक है। तो ये टॉपिक पे अच्छा पकड़ आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है आइडियल फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। आइडियल फ्लूइड और उसका प्रॉपर्टीज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन, हम लोग ये बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, आइडियल फ्लूइड का, कि व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है, किस कंडीशन में हम लोग फ्लूइड्स को आइडियल कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, और जो चैप्टर है हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। ये इसको हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग चैप्टर चालू करेंगे और ये जानेंगे कि इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है फ्लूइड डायनेमिक्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, जो चैप्टर का नाम है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लोइंग फ्लूइड, है ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं फ्लोइंग फ्लूइड्स के बारे में, वैसा फ्लूइड जो बह रहा होगा, है ना, जो मोशन में होगा। डायनेमिक्स मतलब मोशन, उसका इफेक्ट होता है। तो फ्लूइड का मोशन, उसका इफेक्ट मतलब फ्लोइंग फ्लूइड, बहता हुआ फ्लूइड, चलता हुआ नहीं। चलने का मतलब ये कि आप एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और बाल्टी को खींचिए, तो वो फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं है, वो आपका फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर आता है। वहाँ वो चल रहा है, बह नहीं रहा है। फ्लोइंग फ्लूइड का बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। तो फ्लोइंग फ्लूइड का चर्चा जब करेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल फ्लूइड, क्या क्या प्रॉपर्टीज है आइडियल फ्लूइड्स का। तो देखिए, जब सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखिए, आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी जब आप देखेंगे तो आइडियल फ्लूइड का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है। आइडियल फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस। नॉन विस्कस कहने का मतलब कि फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्लूइड फ्रिक्शन इज एब्सेंट। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा। एब्सेंट कहने का मतलब यह है कि देयर विल बी नो अपोजिंग फोर्स, है ना, बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के लेयर के बीच में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, यानी एक लेयर ऑफ लिक्विड दूसरे लेयर पर जब मूव करेगा तो अपोज नहीं करेगा। अब आप इसको कैसे फील करिएगा, सॉलिड में आप फ्रिक्शन फील करते हैं, हम जमीन पे चलते हैं, मेरा हाथ इस पे ये कर रहा है तो फ्रिक्शन हो रहा है। लिक्विड के केस में आप जो विस्कस फोर्स है उसको आप ऐसे महसूस कर सकते हैं। जैसे आप हनी लीजिए, हनी, मध जिसको कहते हैं, शहद। हनी को आप एक ग्लास में लीजिए और चम्मच से स्टिर करिए, उसको मिलाइए, तो देखिएगा कि हनी को स्टिर करना मुश्किल है। और आप ग्लास में पानी लीजिए, दूसरे ग्लास में पानी और उसको स्टिर करिए, तो पानी को स्टिर करना आसान है। तो कारण क्या है कि जो हनी है, हनी का एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है विस्कोसिटी के कारण, दैट इज द विस्कस फोर्स। इसीलिए उसको स्टिर करना कठिन है। वाटर का विस्कोसिटी कम है ना, वाटर के लेयर्स के बीच में हनी के कंपैरिजन में फ्लूइड फ्रिक्शन जो है कम लगता है। समझ रहे बात को, तो वहां से आप विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। विस्कोसिटी हम लोग सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे विस्कोसिटी हमको बताया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई फ्लूइड आइडियल है तो विस्कस फोर्स यानी विस्कोसिटी एब्सेंट होगा फ्लूइड के बीच में, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन एब्सेंट होना चाहिए। ये दूसरा क्या है कि आइडियल फ्लूइड शुड बी नॉन कॉम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड शुड भी क्या होना चाहिए, नॉन कॉम्प्रेसिबल। नॉन कॉम्प्रेसिबल कहने का ये मतलब है कि ये कॉम्प्रेस नहीं होगा। कॉम्प्रेस कहने का ये है कि किसी भी डेप्थ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी डेप्थ पे वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम एट एनी डेप्थ, एट एनी डेप्थ। किसी भी डेप्थ पर वॉल्यूम में कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। तो अगर किसी भी डेप्थ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो क्या नॉन कॉम्प्रेसिबल है। आप कहिएगा कि ऐसा होता है क्या, तो जी, आप बल्क मॉडुलस पढ़े होंगे। तो होता क्या है कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है,
कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेल्टा पी और बटा चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है ना। तो वहां पे क्या होता है ना कि जैसे ये माइनस में आप लेते हैं, वॉल्यूम घटता है, होता क्या है ना कि जैसे आप सी ओशियन होता है, ओशियन बहुत गहरा होता है, तो बहुत गहरा होता है तो लिक्विड हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा पी बराबर एच रो जी होता है। तो डेल्टा पी बराबर जब एच रो जी होता है ना, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे लिक्विड कॉम्प्रेस होता है, दबता है। जैसे जो नीचे, जैसे मान लीजिए कि जो नीचे लिक्विड रहेगा उसको कम वॉल्यूम चाहिए, वो दबा हुआ रहेगा, मतलब ऊपर के बाकी ऊपर के लेयर के कारण वो दब जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाता है, थोड़ा बहुत बहुत कम कॉम्प्रेस होता है लेकिन कॉम्प्रेस होता है। मतलब ऊपर का लिक्विड, ऊपर अगर आप उतना ही लिक्विड का बात करिएगा, उतना ही हाइट का बात करिएगा, तो वो कम स्पेस, ऊपर वाला ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा और नीचे वाला कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि नीचे वाला लिक्विड कॉम्प्रेस हो जाएगा, है ना। तो ये होता है प्रैक्टिकली। लेकिन अगर कोई फ्लूइड आइडियल होगा तो वो नॉन कॉम्प्रेसेबल होना चाहिए। नॉन कॉम्प्रेसेबल मतलब कि किसी भी डेप्थ पे जाएंगे तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड सेम होना चाहिए गिवन लिक्विड का, है ना। यानी किसी भी डेप्थ पे जाने में उसमें वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। बल्क मॉडुलस का ये फॉर्मूला, इससे पता चलता है कि कॉम्प्रेस होता है लिक्विड। यहां से जब एच रो जी लीजिएगा तो जैसे जैसे आप हाइट डेप्थ बढ़ेगा सरफेस से वैसे वैसे वो कॉम्प्रेस होता है। तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी वाला फैक्टर इसके अंदर नहीं दिखना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी वो क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी फ्लूइड अगर आइडियल है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो शो करेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब कहेंगे व्हाट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है उसको समझने से पहले ये आप नोट कर लीजिए। देखिए, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या बताए कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो शो करेगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहने का क्या मतलब है? देखिए, तो जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कोई फ्लूइड आइडियल है तो वो कैसा फ्लो शो करेगा? शोज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहने का ये मतलब है कि किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी नहीं बदलेगा फ्लो के साथ। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर लिक्विड बह रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है? आपका लिक्विड बह रहा है। तो इसके अंदर जब आपका लिक्विड बहेगा तो देखिए क्या घटना घटेगा। ये जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर मान लीजिए कि वेलोसिटी है v1, तो इस पॉइंट से अगर लिक्विड गुजरेगा ए पॉइंट से तो उसका वेलोसिटी हमेशा v1 होगा। पॉइंट का वेलोसिटी फिक्स है, अगर ए पॉइंट से लिक्विड गुजरेगा तो हमेशा वेलोसिटी v1। अगर मान लीजिए ये बी पॉइंट है, यहां से लिक्विड गुजरेगा, ये पॉइंट बी है, तो यहां से इस पॉइंट पर लिक्विड का वेलोसिटी v2। तो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो इस पॉइंट पर से जब भी लिक्विड गुजरेगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा? v1। इस पॉइंट पर से जब भी गुजरेगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा? v2। यानी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी, यानी उस पॉइंट से अगर लिक्विड गुजर रहा है तो उस पॉइंट पर लिक्विड का वेलोसिटी फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इसका अपोजिट होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। टर्ब्यूलेंट मतलब जब बाढ़ आता है कहीं पे, है ना, बाढ़ आता है तो टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है। मतलब देखिएगा बाढ़ आ रहा है, नदी बह रहा है, अचानक से बहुत तेज पानी आया, बहुत तेज पानी आया तो क्या हो गया? वह किसी भी पॉइंट का बाढ़ आ गया, बहुत तेजी से वहां का पानी बहने लगा। तो ये आइडियल फ्लूइड नहीं है। आइडियल फ्लूइड जो होगा आपका वो स्ट्रीमलाइन फ्लो शो करेगा, है ना। किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा बदलेगा नहीं किसी भी समय पे। इस पॉइंट से अगर लिक्विड गुजर रहा है तो v1, इस पॉइंट से गुजर रहा है तो v2। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ये आइडियल फ्लूइड का जो है हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड का क्या है कि आइडियल फ्लूइड इरोटेशनल इफेक्ट शो करना चाहिए। रोटेशनल इफेक्ट नहीं, इरोटेशनल। तो देखिए इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे, लिखते हैं पहले। क्या है? शोज इरोटेशनल इफेक्ट। इरोटेशनल इफेक्ट कैसा इफेक्ट शो करता है वो? इरोटेशनल इफेक्ट। इरोटेशनल इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन में अगर बह रहा है लिक्विड, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो इस लिक्विड का रोटेशनल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये लिक्विड किसी भी बॉल को, जैसे मान लीजिए आप एक बॉल लीजिए, अब ये बॉल इसमें चलना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, है ना। ये वाला बॉल इसमें चले, घूमे नहीं। अगर घूम जाएगा तो वो रोटेशनल इफेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या कहेंगे कि बॉल घूमेगा नहीं, बॉल विल नॉट रोटेट, बॉल विल नॉट रोटेट, है ना, बॉल विल नॉट रोटेट। यानी लिक्विड के मोशन के कारण, लिक्विड अगर बह रहा है तो लिक्विड के मोशन के कारण बॉल चलेगा, घूमेगा नहीं, मतलब घूम घूम के नहीं चलेगा, मतलब घूमेगा नहीं,
बस चलेगा, केवल सीधे वो चलना चाहिए, इसके साथ घूमना नहीं चाहिए, यानी लिक्विड इस पर टॉर्क ना लगा पाए। घूमने का मतलब क्या, कहीं भी रोटेशनल मोशन हो रहा है तो टॉर्क का एग्जिस्टेंस है। तो इरोटेशनल इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड शुड नॉट एक्सर्ट, जो भी आइडियल फ्लूइड है या लिक्विड है, लिक्विड शुड नॉट एक्सर्ट द टॉर्क, है ना, ऑन द बॉडी। वो बॉडी पे, जो बॉडी उसके अंदर मौजूद है, ये बॉल है, ये बॉल पे वो टॉर्क ना लगा पाए। टॉर्क लगाएगा तो घूम जाएगा, ये चलेगा, घूमेगा नहीं। अगर बॉल रोटेट कर गया तो वो आइडियल फ्लूइड में नहीं है वो, है ना। आप जानते हैं कोई भी दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है, एक सर्टेन कंडीशन उसके अंदर ये आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है, करेगा, ठीक है। तो ये आइडियल फ्लूइड होने के लिए चौथा शर्त, ये चौथा प्रॉपर्टी कह दीजिए कि वो इरोटेशनल इफेक्ट शो करेगा। मतलब कोई भी बॉडी पर वो अपने मोशन के कारण टॉर्क नहीं लगाएगा, फोर्स लगा सकता है, टॉर्क नहीं लगाएगा, क्योंकि टॉर्क लगाएगा तो घूमेगा, तो घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क जीरो होगा, वो कोई भी टॉर्क नहीं लगाएगा। तो ये आइडियल फ्लूइड का 4 प्रॉपर्टी है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। अब आप इसको भी नोट करें, अब हम इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए, अब एक छोटा सा टर्म आपको समझना है जिसका मतलब है लाइन ऑफ फ्लो। इसको हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ फ्लो, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो ये छोटा सा टर्म आप समझिए, है ना, लाइन ऑफ फ्लो, लाइन ऑफ फ्लो, या फिर हम उसको और क्या कह सकते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो लाइन ऑफ फ्लो या स्ट्रीम लाइन का क्या मतलब है भाई? तो किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में एक पार्टिकल अगर आप रखिएगा तो वो चलेगा फ्लूइड के साथ, है ना, बताया अभी, घूमेगा नहीं। तो किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं। जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्ट्री पढ़ते हैं, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, तो कहते हैं ना कि पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। बस वही है कि किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में एक पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड द क्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फ्लो, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो कोई पूछेगा कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है, तो कहेंगे स्ट्रीम लाइन के बारे में, द पाथ फॉलोड by the particle in the flowing fluid में पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो या स्ट्रीम लाइन, इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो या स्ट्रीम लाइन, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन फ्लोइंग फ्लूइड, है ना। देखिए कि लाइन ऑफ फ्लो या स्ट्रीम लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो लाइन ऑफ फ्लो या स्ट्रीम लाइन का ये इंपॉर्टेंस है कि किसी भी, अगर लाइन ऑफ फ्लो आपके पास है तो लाइन ऑफ फ्लो के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट, है ना, वो टेंजेंट उस पॉइंट पे पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताता है ना। तो क्या लिखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लिखेंगे द टेंजेंट ड्रॉन ऑन any point of line of flow, on any point of line of flow, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं, या उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, स्ट्रीम लाइन। क्या बोले, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ फ्लो, किसी भी पॉइंट पर, लाइन ऑफ फ्लो के किसी भी पॉइंट पर या स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट क्या देता है हमको, gives the direction of motion at that point, direction of motion at that point, वो उस पॉइंट पे क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दे सकता है, ठीक है, उस पॉइंट पे वो डायरेक्शन ऑफ मोशन देगा। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा क्या है कि वे इसका सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरी बात क्या है कि दो लाइन ऑफ फ्लो यानी दो स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। कारण क्या, जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझिए ना कि ये एक आपका स्ट्रीम लाइन बना दी हम, लाइन ऑफ फ्लो, है ना, इस तरीके से आप बना दिए एक स्ट्रीम लाइन कि कोई पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करके जा रहा है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इधर टेंजेंट बनाएंगे, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट ही क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताया कि इस पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन उधर है। तो दो स्ट्रीम लाइन, ये दो लाइन ऑफ फ्लो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे दो टेंजेंट बनेगा,
और एक पार्टिकल का एक समय में एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। भगवान श्री कृष्ण तो है नहीं कि एक जगह मतलब एक समय पे वो अलग अलग जगह पे प्रकट हो सकता है, अलग अलग दिशा में जा सकते हैं। ये तो पार्टिकल है छोटा सा, भगवान तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए दो स्ट्रीमलाइन या दो लाइन ऑफ फ्लो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कारण क्या है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे एक ही पार्टिकल का दो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। ऐसा संभव नहीं है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक पार्टिकल का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकता है। तो देखिए क्या लिखिएगा कि नोट टू अ स्ट्रीमलाइन, नोट टू अ स्ट्रीमलाइन, नोट टू अ स्ट्रीमलाइन, दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज बिकॉज व्हेन दे विल बिकॉज व्हेन दे विल इंटरसेक्ट, जब भी वो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, देन क्या लिखेंगे, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे, then at the point of intersection there will be two direction of motion। क्या होगा बता चुके, there will be two direction of motion, there will be two direction of motion of same particle at same time, of same particle at same time, है ना, of same particle at same time। एक ही समय पे क्या होगा, दो डायरेक्शन होगा एक ही पार्टिकल का, which is not practically possible, which is not practically possible, which is not practically possible, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात का हम ध्यान रखेंगे, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं पॉसिबल, पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद बताते हैं कि क्यों नहीं पॉसिबल है। देखिए क्यों नहीं पॉसिबल है, कैसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऑफ, एक स्ट्रीम लाइन ये है और दूसरा स्ट्रीम लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट इधर बनेगा और एक टेंजेंट इधर बनेगा। पी पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट किया है तो एक टेंजेंट इधर बनेगा, दूसरा टेंजेंट इधर बनेगा। अब सोचिए एक ही पॉइंट पर एक पार्टिकल का दो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक इधर और एक इधर, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है ना। तो ये है आपका लाइन ऑफ फ्लो का कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, इसको नोट करिए। तो देखिए अब हम लोग बात किसका करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखिए अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है जिस चीज को, वो किस चीज पे बेस्ड है, मास के कंजर्वेशन पे, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है आपका क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। तो जब बात करिएगा आप इसका, तो ये होता क्या है, तो ये बताता है कि अगर कहीं से आइडियल फ्लूइड बह रहा है, आइडियल फ्लूइड नॉट फ्लूइड, अगर कहीं से आइडियल फ्लूइड बह रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो किसी भी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। किसी भी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे भले एरिया बदलते रहे, उससे कोई मतलब, इट डजंट मैटर एट ऑल। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। मतलब अगर किसी पॉइंट पे, अगर किसी जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया है तो वहां पे लिक्विड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है ना। कहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा है तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रखने के लिए एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो पाएगा। तो जैसे मान लीजिए ना कि इस तरह का बात है, देखिए जैसे आप बात करते हैं यहाँ पे,
देखिए ये आपका वेरिंग क्रॉस सेक्शन है। वेरिंग मतलब एक तरह का क्रॉस सेक्शन नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पे धीरे धीरे ऐसे घट गया। इसके अंदर आइडियल फ्लूइड बह रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका आइडियल फ्लूइड बह रहा है। इसके अंदर आपका आइडियल फ्लूइड क्या हो रहा है, बह रहा है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप मान लीजिए A1 और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप क्या मान लीजिए A2, है ना। अब हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया का भी बात कर सकते हैं, है ना। इस क्रॉस सेक्शन एरिया का भी बात कर सकते हैं। हम यहाँ और यहाँ का बात कर रहे हैं। ये A1 है और ये A2 है। मान लीजिए कि यहाँ पे जब ये इंटर कर रहा होगा तो इसका वेलोसिटी है V1, और जब ये एग्जिट मार रहा है तो इसका वेलोसिटी है V2। इसका वेलोसिटी क्या है, V2, यानी एरिया A2 उस क्रॉस सेक्शन पे जिस वेलोसिटी से निकल रहा है वो क्या है, V2, और यहाँ पे क्या है, V1। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगेगा, तो जितना मास पर सेकंड एंटर कर रहा है उतना ही मास पर सेकंड बाहर निकल जाना चाहिए। यही ना कंजर्वेशन ऑफ मास है। न कुछ जमा नहीं रहेगा, जमा रहेगा तो पाइप मोटा होते चला जाएगा, अगर पाइप से बहेगा तो क्या बोलेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये इक्वेशन आया कहाँ से है, इसके रूट में जाएंगे, है ना। इसके रूट में कैसे जाएंगे कि जैसे आप मान लीजिए कि आप ये समझिए कि जो मास एंटर कर रहा है पर सेकेंड, मास एंटरिंग पर सेकेंड जो मास एंटर कर रहा है, और मास लिविंग पर सेकेंड, और पर सेकेंड जो मास इसे निकल रहा है, इसको छोड़ के जा रहा है, इससे जुदा हो रहा है, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए, नहीं तो तकलीफ बढ़ेगा, है ना। तो ये जो है यही मास का कंजर्वेशन है ना। मास एंटरिंग पर सेकेंड और मास लिविंग। अब मास क्या होता है, मास कैसे निकालिएगा, तो मास बराबर क्या होता है, मास एंटरिंग पर सेकेंड है, मास नहीं, मास एंटरिंग पर सेकेंड है, और मास लिविंग पर सेकेंड है। तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास बटा वॉल्यूम। तो क्या लिखेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, आप लिखते हैं मास बटा वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या लिखेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी और इंटू वॉल्यूम, और पर सेकेंड है भाई, तो पर सेकेंड है तो हम क्या करते हैं ऐसा, पर सेकेंड है तो हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं 1 सेकेंड से, है ना। 1 सेकेंड से डिवाइड करते हैं समझने के लिए। और ये क्या है, लिविंग, तो ये भी क्या है, रो और वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए V1 और यहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए V2, ठीक है, और 1 सेकेंड, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, ड्रो इंटू V। अब एक छोटा सा काम और करते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला लाने के लिए। ये मान लीजिए कि जब जो लिक्विड यहाँ पे इंटर कर रहा है ना, उसका डेंसिटी ρ1 है, मतलब थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि ये जो लिक्विड यहाँ से जा रहा है उसका डेंसिटी ρ1 है, और जो निकल रहा है लिक्विड उसका डेंसिटी ρ2। आप कहिएगा ऐसे कैसे, अंदर जाएगा पानी और निकलेगा केरोसिन ऑयल, ऐसा हो सकता है ना। ये तो कोई जादू हो जाएगा, ऐसा चमत्कार तो होना नहीं। तो मान लीजिए कि इतना में अलग फ्लूइड होगा, यहाँ पे जब ये बहना चालू होगा तो पहले तो आगे वाला निकलेगा ना। मान लीजिए यहाँ तक आपका पानी है, यहाँ तक केरोसिन ऑयल है, तो जब बहना चालू होगा, फ्लो होगा, तो पहले तो इधर से भले पानी बह रहा है तो पानी केरोसिन ऑयल को धक्का लगाएगा, तो केरोसिन ऑयल इधर से निकलते दिखाई देगा, इधर से पानी जाते हुए दिखाई देगा। तो लिक्विड अलग अलग है, एज्यूम कर लिए हैं, हो सकता है ऐसा। नहीं तो क्या बोले कि अगर हम ये नहीं मानेंगे और क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से कि अंदर जा रहा है दूसरा लिक्विड, इंटर करने वाला लिक्विड अलग और लीव करने वाला लिक्विड अलग, तो क्या करेंगे। तो हम मान लिए यहाँ पे ρ1 और यहाँ पे क्या ρ2। अब कहिएगा वॉल्यूम अलग अलग क्यों लिए हैं, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप बात करिएगा वॉल्यूम का तो क्या लिखिएगा, ρ1 इंटू वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लंबाई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लंबाई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कितना है, A1, और मान लीजिए कि L1 लेंथ वो चला होगा, यहाँ पे कितना लेंथ चला होगा, L1, है ना, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जितना लेंथ चलेगा क्या, उसी को हम लोग वेलोसिटी कह देते हैं, आगे जाके कहेंगे। उसी तरीके से इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ρ2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है, A2, और ये L2, और ये 1 सेकेंड, तो ये होगा A1 L1 बटा 1, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, और ρ2 A2 वही लेंथ पर यूनिट टाइम, यहाँ का वेलोसिटी बता। यहाँ का वेलोसिटी कैसे निकलेगा, पर सेकंड कितना लेंथ, कितना डिस्टेंस वो चल रहा है ना, पर सेकंड कितना डिस्टेंस वो चल रहा है उससे पता चल जाएगा। तो ये हो गया, है ना। तो आप लिख दीजिएगा ρ इंटू A इंटू V का प्रोडक्ट क्या होगा,
कांस्टेंट। इस फॉर्मूला को और जनरलाइज कर लिए, वहां पे रो नहीं लिखा हुआ है, कारण क्या है कि वो सेम फ्लूइड के लिए बात कर रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इफ फ्लूइड्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग आर डिफरेंट, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे रो इंटू ए इंटू भी का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। हाँ, अगर आप ऐसा कह देते हैं कि रो वन और रो टू बराबर है, मतलब लिक्विड सेम है, रो के बराबर आप मान लीजिए, सेम लिक्विड है, पानी बह रहा है पूरे पाइप में, पूरे क्रॉस सेक्शन में, तो यहां से आप क्या लिख दीजिएगा, A1V1 बराबर A2V2, A1V1 बराबर A2V2। तो A1V1 बराबर A2V2 लिखने का क्या मतलब है, रो सेम है, कट जाएगा, तो ये A1V1 बराबर A2V2 लिखेंगे, तो कहने का मतलब A इंटू भी कॉन्स्टेंट के बराबर है ना। यानी A1V1 बराबर A2V2 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हुआ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका यूज करेंगे जब लिक्विड अंदर जाने वाला और बाहर निकलने वाला अलग होगा, और इसका यूज करेंगे जब सेम लिक्विड अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही क्या है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम लोग पढ़े हैं उस पर क्या देखना है। तो जैसे आप देख लिए कि अगर लिक्विड सेम है, सेम लिक्विड है, तो क्या लिखेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसके कांस्टेंट होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके कांस्टेंट होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जो सबसे पहला प्रभाव हम आपको बताते हैं कि टैप जानते होंगे, नल, है ना। तो अगर नल बह रहा है, नल नहीं बह रहा, नल से आइडियल फ्लूइड अगर बह रहा है, तो देखिए ये मान लीजिए टैप है ना। इस टैप में आपका पानी बह रहा होगा, टैप में पानी आपका क्या हो रहा है, बह रहा है। तो टैप में जब पानी बह रहा है तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है टैप का, A1। अब तो पानी नीचे गिरेगा, तो पानी नीचे गिरेगा तो क्या कहेंगे, एज वाटर फॉल्स डाउनवर्ड एरिया ऑफ स्ट्रीम लाइन, जो स्ट्रीम लाइन का एरिया है ना, एरिया ऑफ स्ट्रीम लाइन, पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा डिक्रीजेस, तीसरा रिमेन्स सेम, है ना। पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा सही होगा, क्या बताएंगे आप। यहाँ पे इसका वेलोसिटी V1 है भाई। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ, जैसे नीचे गिरेगा तो स्ट्रीम लाइन का एरिया घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब ये नीचे आएगा, तो पहले तो ये देखिए, जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा। जब नीचे आएगा तो ये ग्रेविटी के अंडर ये मोशन हो रहा है ना। नीचे आना मतलब टैप से नीचे पानी गिर रहा है, तो ये मान लीजिए कुछ समय गिरने के बाद, मान लीजिए x दूरी नीचे गिरा, तो x दूरी नीचे गिरा तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A2। अब ये A2 बड़ा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए V2। खाली यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नीचे आएगा तो एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब एरिया बढ़ेगा कि घटेगा। तो खुद सोचिए कि जब ये नीचे गिरेगा x, तो दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी है तो x हाइट नीचे गिरेगा, तो x हाइट जब नीचे गिरेगा तो v बराबर क्या लिख दीजिएगा, V2 क्या होगा, V1 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, जब नीचे आ जाएगा तो आप वेलोसिटी निकालने जानते होंगे, v² - u² 2gh आप यूज कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हर हाल में मार्कर को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ग्रेविटी के अंदर मोशन है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब पानी जब नीचे आ रहा होगा लिक्विड बह के, तो उसका वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण क्या होगा, बढ़ेगा। तो V2 V1 से क्या होगा, बड़ा, तो A2 A1 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो मतलब A2 छोटा और A1 क्या है, बड़ा। तो स्ट्रीम लाइन का एरिया क्या होगा, घटेगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि VA बराबर अगर कांस्टेंट हम लिख रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। और वेलोसिटी बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ा है तो हर हाल में एरिया को छोटा होना है, हर हाल में एरिया को क्या होना है, छोटा होना है। तो यही है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टैप के फ्लो को लेकर। अब देखिए, अब क्या है कि डाटा देकर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे एरिया कितना होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए यहाँ पे एरिया कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया जाए इस तरीके से कि एक टैप है,
है ना, एक टैप है, यहाँ पे पानी का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, वाटर नीचे गिर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, जब यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि एरिया जो है अब 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जब गिरा तो पानी का स्पीड हो गया 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कहेगा बताइए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना होगा, इस पॉइंट पे एरिया ऑफ घटेगा, एरिया बताया आपको, तो कितना होगा घट के, तो सीधे सीधे इस पॉइंट पे लगा दीजिए क्या, V1A1 इज इक्वल टू V2A2, V1A1 इज इक्वल टू V2A2, तो V1A1 बराबर V2A2 लगाइएगा, तो V1 बराबर आप क्या लिखिएगा, V1 बराबर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और A1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, V2 है 30, V2 क्या है आपका 30 और A2 आपको पता ही करना है, दिस इज A2, है ना। तो आप क्या कहिएगा यहाँ से A2 इज इक्वल टू क्या कह दीजिएगा, A2 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 20/30 मतलब 2/3, लगभग क्या हो जाएगा 0.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए डेटा के साथ भी आप देख रहे हैं कि एरिया क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हम वेलोसिटी दे दिए, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन में वो वेलोसिटी ना दिया जाए, और वेलोसिटी नहीं दिया जाएगा और ये दूरी दे दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर नीचे गिरा है, 5 सेंटीमीटर नीचे गिरा है, तो बताइए कि उस केस में जो है कितना होगा यहाँ पे एरिया, ये आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। तो उस समय आपको ये वाला वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो देखिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे यही टैप वाला ही क्वेश्चन है, ये टैप है आपका, ये टैप है आपका, ये जो टैप है यहाँ पे पानी का स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पानी का स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इससे पानी गिरेगा नीचे, है ना, तो कह रहा है कि इससे 5 सेंटीमीटर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, तो आपको पता हो तो खुद ही पता है कि एरिया घट जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एरिया कितना होगा। अब हम V1A1 बराबर V2A2 डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि अब हमको यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 5 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे तो 20 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2s, है ना, तो v², तो वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 का स्क्वायर और 2a g का वैल्यू लेंगे, तो g जब लीजिएगा तो g कहने का मतलब क्या है कि g का वैल्यू यहाँ पे लेना होगा सेंटीमीटर वाले यूनिट में, है ना, मतलब g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10, तो सेंटीमीटर वाले में 980 या 1000 होता है, सब कुछ सेम सेंटीमीटर में रखें तो उसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे, तो उसको हम क्या लेंगे 1000, ठीक है 1000, और इंटू s कितना चला है वो 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिख दीजिएगा v² - 400 और इज इक्वल टू क्या 5 2 10, तो क्या हो जाएगा ये 10,000, क्या हो जाएगा ये 10,000, तो v² इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप यहाँ से, ये हो गया 1000 और गुने 10 10,000, तो 10,000 में से 4 चला गया, 400 चला गया, 10,000 में से क्या चला गया 400, तो 9,600 9600 हो गया, ठीक है। तो v बराबर क्या लिख दीजिएगा √9600, यहाँ पे आ गया वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जब आप ले आए तब अब आप लगा सकते हैं, अब आप क्या कहिएगा V1A1 बराबर V2A2, V1A1 बराबर V2A2, तो V1 यहाँ पे कितना है 20, A1 कितना है भाई, V1 यहाँ पे 20 है, A1 यहाँ पे 2 है, और V2 कितना दे रखा है, V2 आपका दे रखा है, कहाँ निकाले हम कितना √96, रूट अंडर क्या निकाल लिया 96, ठीक है, तो √96 निकाल लिया और इंटू A2,
इंटू ए टू, जो हमको निकालना है, जो हमको लिखेंगे हम लोग ए टू यहाँ पे निकालेंगे, तो ए टू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 40, 20 इंटू टू क्या हो गया 40, और इसको हम लिख सकते हैं 10√96, 10√96। तो 10√96 का जब आप बात करिएगा और इंटू ए टू, तो इससे ये 4 बार में कट जाएगा, इससे ये 4 बार में क्या होगा कट जाएगा। तो ए टू इज इक्वल टू आप क्या लिख दीजिएगा, ए टू इज इक्वल टू रुकेगा √96 और डिवाइडेड ऊपर में क्या हो गया 4। तो लगभग जब अगर आप बात करिएगा तो आप लिख सकते हैं 4 और डिवाइडेड बटा √96, तो 10 मतलब 100, यहाँ 96 है, तो लगभग ये 9.8 आएगा। हाँ, ये 9.8 होगा। तो a2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेगा, जब वो 9.8 होगा तो आप a2 बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू 4/10। तो 4/10 कहने का मतलब क्या होगा आपका 0.4, लगभग अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा इससे कम होगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देखिए यहाँ पे एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ऊपर में नीचे गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिरने के बाद एरिया क्या हो गया 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, लगभग में ऐसे 0.38 के आसपास आएगा आंसर, 10 मान के अप्रोक्सीमेशन में करके उसको बना दिए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये जो हो गया आपका स्ट्रीमलाइन वाला जो फ्लो है उस पर आधारित आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे सिंपल क्वेश्चन हो गया। सिंपल में तो v1a1 बराबर v2a2 है, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए उसमें, b बराबर ये यूज किए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। तो उस समय फिर हमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकल गया 5 सेंटीमीटर चलने के बाद, और हम लोग उसको आगे पुट कर दिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, सेम फ्लूइड बह रहा है ना, तो v1a1 बराबर क्या लिख दिए v2a2। इसको नोट करिए। अब जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग पढ़े उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका और है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकॉम्प्रेसिबल क्या है आपका फ्लूइड। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या कह रहा है कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ट्रेवल्स एज शोन इन द फिगर में जैसे दिखाया गया वैसे वो ट्रेवल कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इन द लोअर ब्रांच, लोअर ब्रांच पे बताना है कि फ्लूइड का स्पीड कितना होगा लोअर ब्रांच में, यहाँ ये जो भी है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से फ्लूइड एंट्री मार रहा है पाइप में यहाँ से, और इधर से निकल रहा है और इधर से निकल रहा है। तो क्या बताया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मास आपको लगाना है, मास इनपुट पर सेकंड मास आउटपुट पर सेकंड बराबर होगा। तो इनपुट यहाँ से हो रहा है और आउटपुट क्या हो रहा है इस जगह से हो रहा है। तो देखिए आप क्या कहिएगा, लिखिएगा यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ईओसी मतलब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके क्या कर सकते हैं, जो यहां से जा रहा है, मतलब आप जानते हैं कि ए बी का प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट, तो जो यहां से ये जा रहा है तो यहां से जब ये जाएगा तो क्या लिखेगा, इसको ए भी मान लीजिए, ए भी, और ये दोनों जगह से निकल रहा है तो क्या कहिएगा a1v1 प्लस a2v2। ये लिख दिए हम इनपुट के लिए, और ये किसके लिए लिख दिए आउटपुट के लिए। तो a कितना है यहाँ पे 0.12, वेलोसिटी कितना दे रखा है 3, a1 इसको आप मान लीजिए a1 है वो 0.18, v1 भी हमको निकालना है प्लस a2 0.12 और v2 क्या है 1.5। ठीक है, अब बारी है इसको सॉल्व करने का, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो क्या हो गया ये 0.18 इंटू 3 क्या हो गया 0.36, और इज इक्वल टू 0.18 इंटू वी और प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 0.12 इंटू 1.5, तो इसको जब 15 इंटू 12 होता है 180, 180, और ये डेसिमल वाला करेंगे तो क्या हो गया 0.18 होगा यहाँ। ठीक है, अब इसको इधर ले जाके आप घटाइए तो क्या बचेगा 0.36 माइनस 0.18 इज इक्वल टू क्या 0.18 भी, तो ये बच गया 0.18, क्या बच गया 0.18, तो भी बराबर क्या बच गया आपका 0.18 और 0.18, तो कितना आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस आउटलेट पे वेलोसिटी कितना होगा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लोअर वाले ब्रांच में, तो क्या लिख दीजिएगा आप यहाँ पे 0.18 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड। अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पाइप, एक स्प्रे पाइप है जिसका सिलिंड्रिकल ट्यूब, देखिए बनाते भी चलते हैं इसको, एक स्प्रे पाइप है, ट्यूब कैसा है इसका सिलिंड्रिकल ट्यूब है, सिलिंड्रिकल है ये, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, रेडियस कितना है इसका आर है, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइन होल्स, इसके एक किनारे पे मान लीजिए इस किनारे पे n छोटा छोटा होल है,
n फाइन होल्स है इस तरीके से, है ना, इसके एक किनारे पे। ईच ऑफ रेडियस r, छोटे छोटे होल का रेडियस क्या है, स्मॉल r। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इज v इन द ट्यूब, ट्यूब में लिक्विड का स्पीड क्या है, v। फाइंड द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स, होल से जब लिक्विड निकलेगा तो क्या होगा। कॉमन सा ये आप समझ सकते हैं, वॉशरूम में जाते हैं तो जो आपका लगा होता है शॉवर, उसमें क्या होता है, एक पाइप होता है, वो कनेक्टेड होता है अपना मेन जो कनेक्शन है पाइप का उससे, और जिससे पानी गिरता है आपके बॉडी पे, छोटा छोटा देखते हैं उसमें होल होता है, बिल्कुल वही काम है। इधर भी से एंट्री मारा, होल से ऐसे निकलेगा, तो कहा जब होल से निकलेगा तो कितना स्पीड होगा। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसका एरिया नहीं दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लेंगे यहाँ पे। तो और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे v1a1, यहाँ पे लगाएंगे v2a2। समझ रहे बात को। तो v1 यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है पाई आर स्क्वायर, v2 मान लिए यहाँ से v स्पीड से निकल रहा होगा, इसको v2 ही रखते हैं, v तो यहाँ दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो देखिए एक होल से तो निकल नहीं रहा, सारे होल से निकल रहा है, तो एक होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और n होल से निकलेगा तो n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना। तो जितना पानी यहाँ से जा रहा है 1 सेकंड में, उतना 1 सेकंड में इधर से निकल जाना चाहिए। तो आप पाई से पाई मर जाएगा, ठीक है। तो आपका जो v2 होगा, v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू आप सीधे लिख दीजिएगा क्या, इधर लिख दीजिएगा आप आर स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, और एन आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका v। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर बटा एन आर स्क्वायर इंटू v। सिंपल था, ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन AIPMT का आया हुआ सवाल है, मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया जा रहा है। देखिए वन शॉट वीडियो का ये मतलब नहीं कि एक शॉट में खाली थ्योरी पढ़ा दिए, है ना, कि उसको घोंट लीजिए और उल्टी कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक फिजिक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम, हाउ टू फेस प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम से को अच्छे से फेस करते हैं तो आपको फिजिक्स आता है। जो बच्चा फिजिक्स में प्रॉब्लम से डरता है, क्वेश्चन से डरता है, उसके लिए फिजिक्स नहीं बना है ना, वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा। अगर आप एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में हैं और फिजिक्स समझते हैं तो जरूर आपसे फिजिक्स बनेगा। न्यूमेरिकल से भागिएगा तो नहीं। वन शॉट वीडियो का मतलब थ्योरी नहीं होता है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है वो करा दिया जा रहा है, तो ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद बर्नौलीज थ्योरम पे, तो इसको आप नोट करिए। अब देखिए एक छोटा सा नोट आपको दिख रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लेके, जैसे नोट क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो नोट बता रहे हैं, हम जान रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है उसमें क्या बताया गया, v इंटू ए का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, है ना, वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, आइडियल फ्लूइड के लिए कहीं भी बहेगा तो कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे भी लिख ही रहे हैं इसको v1a1 बराबर v2a2, ऐसा लिखने में कोई संकोच, कोई कष्ट, कोई दिक्कत, दर्द, शिकायत, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो v1a1 बराबर क्या हो गया, v2a2। तो आप ऐसे सोचिए कि एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, तभी प्रोडक्ट कांस्टेंट रह पाएगा। तो जैसे मान लीजिए ना, अगर दे दिया कि आपका a1 बहुत बड़ा है a2 से, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, फार 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 ग्रेटर देन, है ना। तो अगर a1 बहुत बड़ा है a2 से तो v1 बहुत छोटा होगा v2 से। क्यों भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, एरिया इज वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और याद रखिएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी। तो v1 बहुत छोटा हो जाएगा v2 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि v1 का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। ये आगे बर्नौलीज थ्योरम में काम आएगा, है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, तो वहां पे तो v1 को अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं कॉम्परेटिव टू v2। होता क्या है, जैसे मान लीजिए ना कि मान लीजिए कि ये इस तरीके का मामला है, ठीक है, और एक यहाँ होल, दो होल है भाई, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे v वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी से वाटर बाहर निकल रहा है। ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, तो अप्रोक्सीमेशन में हम इसको 0 कहेंगे। कारण क्या है
कि क्या देखिएगा कि A1 बहुत बड़ा है A2 से, तो यहाँ पर का वेलोसिटी जो होगा V1 बहुत छोटा होगा V2 से, तो V2 के तुलना में हम V1 को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बर्नौलीज थ्योरम में यूज होगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही यूज होगा। समझ रहे बात को? अब इसको आप नोट करिए और इसके बाद हम क्या देखेंगे, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ करके उसमें बहुत सारा सवाल बनाया जाता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ लीजिए एक बेस है। अब बर्नौलीज थ्योरम, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स में आपसे, फ्लूइड डायनामिक्स में आपसे पूछा जाता है। इसको नोट करिए और देखिए क्या देखेंगे अब हम। तो देखिए बर्नौली थ्योरम क्या है, तो जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित है, उसी तरीके से ये किस पे बेस्ड है आपका, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये किस चीज पे बेस्ड है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स, फ्लूइड में एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। उसी को बताता है कि एनर्जी फ्लूइड में कैसे कंजर्व होता है। तो ये क्या होता है पहले ये जान लेंगे हम कि व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज का जो इक्वेशन है वो क्या है, बर्नौली का इक्वेशन। उसके बाद हम उसको डिराइव भी करेंगे कि आखिर ये इक्वेशन आया क्यों है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेफरेंस लेवल है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर रेफरेंस लेवल का आइडिया होना बड़ा जरूरी है। तो ये आपका रेफरेंस लेवल है। तो जब ये आपका रेफरेंस लेवल है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आप रेफरेंस लेवल लिए हैं, रेफरेंस लेवल से ऊपर देखिए ये पाइप है, और ये जो पाइप है रेफरेंस लेवल से ऊपर, इस पाइप में क्या है कि फ्लूइड बह रहा है ना, आइडियल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या हो रहा है, इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस। आपका फ्लूइड क्या हो रहा है, बह रहा है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से निकल रहा है वो वेलोसिटी क्या है, v2 है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है। यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर p1 है और यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर क्या है, p2 है। ये रेफरेंस लेवल से ये जो है आपका h ऊंचाई पे है, ये वाला क्रॉस सेक्शन सेंटर इसका, और रेफरेंस लेवल से ये कितना ऊंचाई पे है, h2 ऊंचाई पे, ये h1 पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, h2 ऊंचाई पे। तो ये h1 और ये h2 पे जब है तो आप क्या कहिएगा यहाँ पे कि बर्नौली थ्योरम देखिए क्या बताता है। बर्नौली थ्योरम बताता है कि प्रेशर, जो प्रेशर है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का प्रोडक्ट का सम कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट नहीं, सम क्या होता है, कांस्टेंट। दिस इज बर्नौली का थ्योरम, यही बर्नौली का थ्योरम है। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम क्या होगा, ये तीनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसी को लिखा जाता है, ये प्रेशर हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से जब इसको डिवाइड करिएगा तो मास बटा वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये होता है हाफ मास बटा वॉल्यूम होगा डेंसिटी रो और इंटू v²। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh बटा वॉल्यूम, फिर से मास बटा वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। तो क्या लिख लीजिएगा, रो gh, और इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये तीनों का सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। अब आप यहां से जब बात करिएगा बर्नौली थ्योरम में कि ये जो बात आपको लिखा गया है यहाँ पे, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए कोई भी दो पॉइंट पकड़ लीजिए, हम ये पकड़ रहे हैं, हम इसको भी पकड़ सकते हैं। आपका मन करेगा तो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इस पे लिखिए, आप कोई भी दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पकड़ सकते हैं। तो कोई भी दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब आप पकड़िएगा तो दोनों पे आप लगा सकते हैं। जैसे हम अभी ये दोनों पकड़ के रखे हैं, तो क्या लिखेंगे हियर, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P1, क्या लिखेंगे P1 प्लस
यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v1, तो हाफ रो v1 स्क्वायर, और रो जी एच हाइट ध्यान रखना है रेफरेंस लेवल से लेना है, रो जी एच, तो एच हाइट रेफरेंस लेवल से लीजिएगा, तो रेफरेंस लेवल से लीजिएगा तो क्या लिखेगा, ये कितना ऊंचाई पे h1, ये तीनों का सम यहां पर और यहां पर बराबर होगा, तो क्या लिखेगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, रो डेंसिटी है लिक्विड का, और प्लस रो जी H2। दिस इज द बर्नौली का थ्योरम, यही बर्नौली का थ्योरम है जो हम यहाँ पे लगाए। अब ये कहाँ से आया है, तो हम जो ये सब लगेगा कि क्या बकैती हो रहा है, तो ये बकैती कहाँ से कर रहे हैं हम, इसको डिराइव भी करेंगे हम, है ना। डेरिवेशन से आपको क्लैरिटी आता है, डेरिवेशन से फिजिक्स में खूबसूरती आता है, विदाउट डेरिवेशन खूबसूरती नहीं, आप रट रहे हैं सब्जेक्ट को। अब ये कैसे आ गया, ऐसा नहीं कि इसको हम अच्छे से अभी बता दें ये है तो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, लेकिन जो क्लैरिटी अंदर से कॉन्फिडेंस है ना, वो निखर के नहीं आएगा। निखर के आने के लिए जरूरी है कि डेरिवेशन क्यों ऐसा हुआ है, ये चीज आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सवाल बनाने के लिए यू मस्ट हैव द कोर कॉन्सेप्ट, है ना। तो कोर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस रिजल्ट याद रखे, फॉर्मूला से फिजिक्स नहीं बनता है। अगर फॉर्मूला से, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो कहा जाता था फिजिक्स मतलब फॉर्मूला, फिजिक्स मतलब फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लीजिए तो फिजिक्स बन जाएगा, है ना। 9-10 तक ये खेल चला, जब 11th में आए तो पता चला फॉर्मूला का तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, पूरा फॉर्मूला याद कर लिए क्वेश्चन बन नहीं रहा है ना। जब फॉर्मूला याद कर लिए और क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन बनाने के नाम पे मिल रहा है ये, समझ रहे हैं बात को। तो फॉर्मूला तो बता ही दिया गया है, फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आया कहाँ से, ये एनर्जी का कंजर्वेशन हम इसमें कैसे लगाएंगे, जो हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट वही यहाँ पे लगाना है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वही चीज यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यही जो है बर्नौली का थ्योरम है। इसमें क्या है कि कहीं कहीं क्या लिखा जाता है, ये जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सबको डेंसिटी से आप डिवाइड कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, डेंसिटी से डिवाइड, तो P बटा रो और प्लस हाफ V स्क्वायर और प्लस GH, ये सब का कुछ किए नहीं, बस रो से डिवाइड कर दिया है ना, रो से सबको क्या कर दिया डिवाइड, डेंसिटी से सबको डिवाइड कर दिया है। तो ये P बटा रो जो लिखा गया है, P बटा रो, तो P बटा रो यहाँ पे जानते हैं क्या, इसका नाम है प्रेशर हेड, हाफ V स्क्वायर इसका नाम है वेलोसिटी हेड, और ये जो लिखा गया है GH नीचे में, है ना, तो GH जो है इसका मतलब है आपका क्या, ग्रेविटेशनल हेड, यानी प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड, ये सब का सम क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं कि बर्नौली थ्योरम क्या बताता है कि प्रेशर हेड, कोई भी लिक्विड अगर बह रहा है, आइडियल फ्लूइड बह रहा है, तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और प्लस ग्रेविटेशनल हेड, ये सब का सम जो होगा, ये सब का सम जो होगा कांस्टेंट होगा। दिस इज द बर्नौली थ्योरम। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू डिराइव दिस थ्योरम, इस थ्योरम को कैसे डिराइव करेंगे, पहले इसको नोट करिए। देखिए, तो अब हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के डेरिवेशन पे। सेम फिगर है, ठीक है। देखिए क्या है, ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है, सब कुछ वही लिखा गया है, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2 है, ये A है ना, और ये B है। हम ये दोनों क्रॉस सेक्शन का बात करें, आप किसी का भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे कंजर्व होगा जो बताए हैं सब। तो आप मान लीजिए ना, एज्यूम करिए, लेट क्या एज्यूम करिए, डेल्टा V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट फ्लोज फ्रॉम A to B। डेल्टा V क्या है, डेल्टा V लिक्विड का वॉल्यूम है जो A से B पे जा रहा है, ठीक है, और डेल्टा M मास है उस लिक्विड का जो A से B पे जा रहा है। मास ऑफ लिक्विड दैट फ्लोज फ्रॉम A to B। A से B पर जो लिक्विड जा रहा है उसका मास है, A से B पर जो लिक्विड जा रहा है उसका क्या है, मास है क्या, डेल्टा M, ठीक है। तो देखिए A से B पर जो लिक्विड जा रहा है उसका मास डेल्टा M है, वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V। तो A से B पर मान लीजिए डेल्टा V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, तो ये जब लिक्विड जाएगा तो वर्क डन आप ऐसे भी पढ़ते हैं वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो हमारे चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट अभिषेक कुमार,
है ना, इस पे उपलब्ध है। आप थर्मोडायनेमिक्स का पूरा वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको उन सारे टॉपिक्स में भी दिक्कत है तो पूरा वीडियो देखें, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है ना। इंटरनेट पे एक ट्रेंड है खुश रखने का, कि आपको खुश रखा जाए। इसके लिए कंटेंट हल्का हल्का दिया जाता है, कि आप ज़्यादा ज़्यादा मतलब भारी कंटेंट नहीं दिया जाता है, कि भारी होगा तो आप कष्ट में आएंगे तो हो सकता है वीडियो देखना बंद कर दें। लेकिन कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख के वीडियो के भरोसे तैयारी करते हैं और कंटेंट में कमी है तो कहीं ना कहीं वो आपको एग्जाम में दिख जाएगा, एग्जाम में जो है आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमारा वीडियो देखें, आपको एग्जाम में परिणाम भुगतने वाला नौबत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये मान लिए डेल्टा वी वॉल्यूम और डेल्टा एम मास। अब क्या है कि यहां से यहां जब डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जा रहा होगा तो कितना वर्क डन हो रहा होगा, वर्क डन। तो देखिए सीधे सीधे आप वर्क डन बराबर कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या कह सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट आप मान लीजिए कि डेल्टा एक्स है ना। तो प्रेशर इंटू एरिया और एरिया इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इंटू डेल्टा एक्स मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो पी डेल्टा वी हो। तो क्या लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा ना, आप लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जाने में कितना वर्क डन हो रहा होगा, पी डेल्टा वी, है ना। दिस इज द वर्क डन। ए से बी तक अगर डेल्टा वी वॉल्यूम जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा, पी डेल्टा वी हो गया वर्क डन। अब उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेगा, जब लिक्विड ए से बी पे जा रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा, डेल्टा ई के कह देते हैं इसको हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम फाइनल वेलोसिटी क्या है v2, ए से बी पे फाइनल वेलोसिटी, और माइनस v1 का स्क्वायर, ये हो गया। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी बदल रहा है। क्यों पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है, क्योंकि देखिए रेफरेंस लेवल से रिलेटिव पोजीशन क्या है, अलग अलग है। तो रेफरेंस लेवल से रिलेटिव पोजीशन अलग अलग है तो क्या लिखिएगा, मास डेल्टा एम है तो क्या लिखिएगा, डेल्टा एम H2 माइनस H1, H2 माइनस क्या लिखेंगे हम, H1 लिखेंगे, डेल्टा एम H2 माइनस H1। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करिएगा, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब यूज करिएगा तो आप क्या कहिएगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सिद्धांत लगा के हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास वर्क डन भी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इसको नोट करिए, फिगर अब मिटाएंगे तब ताकि हम आगे ऊपर काम कर सकें। देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर है, देखिए वर्क डन, तो वर्क डन किसके बराबर है, पी डेल्टा वी। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, मास तो हम डेल्टा एम माने ही थे, हाफ एम डेल्टा एम, सब कुछ नीचे लिखा हुआ है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम और इंटू क्या, h2 माइनस h1। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप लिखिएगा जो कटेगा, तो कटने लायक अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी हम आपको एक चीज बताएं, P इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एम, कॉमन ले लेते हैं, RHS वाले में डेल्टा एम कॉमन ले लीजिए और इधर डेल्टा वी ला के आप डिवाइड कर दीजिए जो आपका वॉल्यूम था, और हाफ इधर कॉमन ले चुके हैं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और प्लस h2 माइनस h1 हो गया। तो लिखेगा P, ये हो गया मास बटा वॉल्यूम डेंसिटी रो, है ना, तो रो 1/v2 स्क्वायर और माइनस 1/2 v1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस रो h2 और माइनस रो h1, रो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, रो को मल्टीप्लाई भी नहीं किए, रो को रखते हैं अभी हम, क्या बचेगा
H2 माइनस H1 लिख दिया। अब देखिए अब क्या है कि आप बात करिएगा जब प्रेशर का, किसका बात करिएगा, प्रेशर का, तो यहाँ पे प्रेशर है P, बात करिएगा प्रेशर का, तो जो प्रेशर का चेंज है वो क्या है, P1 माइनस P2 है ना। यानी वर्क डन जो हम लिखे हैं इसको आप इस ऐसे लिखिए P1 माइनस P2 है ना, और इंटू क्या, डेल्टा P, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। तो जब आप लिखिएगा P1 माइनस P2 और डेल्टा V को तो उधर कर ही दिए हैं, इज इक्वल टू रो हाफ V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो H2 प्लस क्या होगा, रो H2, अच्छा एक चीज छूट गया हमारा, क्या छूट गया, G, mg H2 माइनस H1 होगा, डेल्टा M इंटू जी H2 माइनस H1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा M इंटू जी छूट गया था, तो क्या हो गया आपका रो जी एच टू, ठीक है ना। तो रो जी H2 लिख दिया हम लोग, और रो जी H2 और माइनस क्या हो गया, रो जी H1, ये जी छूट गया था यहाँ पे, तो क्या लिखे, रो जी H2 और माइनस रो जी H1। अब H1 वाला टर्म एक तरफ रखिए और H2 वाला यानी 1 वाला टर्म एक तरफ और 2 वाला टर्म एक तरफ। तो जब ऐसे करिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, देखिए आप यहां से लिख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं, है ना। तो यहां से लिख दीजिएगा P1 और 1 वाला सब एक तरफ कर दीजिए, तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, ये P2 वाला 2 वाला एक तरफ, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो देखिए भाई ध्यान से आप इस चीज को देखिए कि जब आप बात करिएगा प्रेशर, काइनेटिक नहीं, ये बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 1 पे जहां पे एंट्री मार रहा था, फोटो याद करिए फिगर, और जहां से बाहर निकल रहा है ना, हाफ रो V2 स्क्वायर और क्या हो गया यार, सॉरी, यहाँ पे रो जी H2 2 वाला टर्म लिख दिए। तो क्या देखिएगा कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 P इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 और प्लस क्या, रो जी H2। मतलब प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों का सम जहां से एंट्री मार रहा है, जो हम कंसीडर किए हैं ए और बी, है ना, ये कहां पे लिखा गया है, ये लिखा गया है कहां पे, ए पे, और ये किसके लिए लिखा गया है, बी पे, है ना। तो तीनों का सम किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट, इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P/P1 बटा रो और प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस H1 क्या, GH1, है ना, और इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ P2 बटा रो और हाफ V2 स्क्वायर और प्लस GH2, प्लस क्या होगा, GH2। ये जो होगा ऐसे भी लिख सकते हैं और डेंसिटी से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड। तो इसीलिए हम लोग फाइनली कह देते हैं क्या, कि प्रेशर और प्लस हाफ रो V स्क्वायर और प्लस रो GH, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर, ये तीनों का सम हमेशा क्या होता है, आइडियल फ्लूइड अगर बह रहा है तो उसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दिस इज बर्नौली थ्योरम, यही बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन है, ठीक है। तो डेरिवेशन से ये पता चलता है कि आइडियल फ्लूइड में हम लोग कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए आप, इसका आप एप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए एप्लीकेशन करने से पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन, मतलब छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों को मिलाकर बनेगा। कैसे, जो देखिए जैसे मान लीजिए इस तरीके का आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, है ना, और यहाँ पे आपका फ्लूइड बह रहा है, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड बह रहा है आपका, स्ट्रीमलाइन फ्लो है फ्लूइड का। यहाँ पे आपका वेलोसिटी है V1, यहाँ पे वेलोसिटी है V2, है ना। ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 दिया हुआ है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 दिया हुआ है ना। यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर P2 मान लेते हैं।
तो सवाल यही है कि कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, P1 बड़ा होगा P2 से कि P1 छोटा होगा P2 से कि P1 P2 के बराबर होगा, है ना। तो देख के आपको बताने कहेगा तो आप कह दीजिए कि ये प्रेशर बड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा। ज़्यादा प्रेशर से नहीं निकलेगा, ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा। प्रेशर के लिए बर्नौलीज थ्योरम लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए बर्नौली का थ्योरम कैसे लगाएंगे, ये V1 है ये V2 है, ये A1 है ये A2 है। तो देखिए A1 बड़ा है किससे, A2 से। A1 बड़ा है, दिख रहा है एरिया बड़ा है A1 किससे, A2 से। तो A1 बड़ा है A2 से, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के हम लोग क्या कहेंगे, V1 छोटा है V2 से। क्या यूज करके कहेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करिएगा तो आप कहिए कि V1 छोटा है और V2 क्या है, बड़ा। तो जब V1 छोटा और V2 बड़ा है, प्रेशर का रिलेशन अभी नहीं निकला है, वेलोसिटी का निकला है। तो अब आप यूज करिए बर्नौली थ्योरम, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो जब आप बर्नौली का थ्योरम यूज करिएगा तो क्या कहिएगा, बर्नौली का थ्योरम यूज करिएगा तो आप कहिएगा कि यहाँ पे प्रेशर P1 और प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर और प्लस रो GH1। मान लीजिए ये कितना हाइट पे रखा हुआ है आपका, H1 पे। कितना पे रखा हुआ है आपका, H1 पे रखा हुआ है, ठीक है। H1 हाइट पे रखा हुआ है। ये ऐसा करते हैं कि सेम रेफरेंस लेवल पे मान लेते हैं दोनों को, कि दोनों सेम रेफरेंस लेवल पे, ज़्यादा का फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है ना। देखिए यहाँ से इसका दूरी h और यहाँ से इसका भी दूरी क्या दिया हुआ है, h। दोनों सेम रेफरेंस लेवल पे रखा हुआ है, रेफरेंस लेवल आपका क्या है, सेम है। तो यह क्या लिख दीजिएगा, रो GH और प्लस ये लिख दिए कहाँ पे, इस पॉइंट पे, प्रेशर वाला, वेलोसिटी वाला और क्या ये आपका प्रेशर वाला, वेलोसिटी वाला और ग्रेविटेशनल वाला, हेड वाला। यहाँ पे जब आप लगाइएगा इसी चीज को तो क्या कहिएगा, कहिएगा P2 और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, P2 और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस रो GH ना, सेम रेफरेंस लेवल पे मान लिए हैं, दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। रो GH कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा तो घट के। अब देखिए, अब आपको पता करना है कि P1 बड़ा है कि P2। तो P1 माइनस P2 इस टर्म को उधर भेज दीजिए, तो हाफ रो क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखिए ये वाला टर्म तो भाई कांस्टेंट है, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ही बताएगा कि P1 बड़ा हुआ कि P2। तो V2 बड़ा और V1 छोटा है, देखिए V2 बड़ा और V1 छोटा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये वाला टर्म जब पॉजिटिव आएगा तो कहने का मतलब ये है कि P1 माइनस P2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कब संभव है, जब P1 बड़ा होगा और P2 क्या होगा, छोटा होगा, तभी संभव है। तो हमारा जो जवाब है कि P1 बड़ा होगा और P2 क्या होगा, छोटा। देख के ऐसे लगेगा कि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर नहीं, वेलोसिटी ज्यादा होता है। मिसकंसेप्शन के कारण जवाब में हम ये लिख देते हैं। तो देखिए कुछ किए नहीं, बर्नौली थ्योरम लगाए, P1 माइनस P2 पॉजिटिव आया, मतलब हर हाल में P1 इज ग्रेटर देन P2। तो हमारा ये ए ऑप्शन सही हो गया। तो ये हम लोग देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम दोनों का एप्लीकेट करके ये क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन का। तो बर्नौली थ्योरम का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का जब बात करिएगा तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि ये कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, जिसका डेंसिटी क्या है आपका, रो है। इसका डेंसिटी क्या है, रो। इस कंटेनर के बॉटम पे एक होल बनाए हैं छोटा जैसा, जिससे कि पानी आगे निकल रहा है v वेलोसिटी से। तो आपको बताना है कि ये जो v वेलोसिटी है वो कितना होगा। क्या बताना है कि जो v वेलोसिटी है वो कितना होगा, ठीक है। पानी जो है आपका यहाँ h हाइट तक भरा हुआ है, पानी कहाँ तक भरा हुआ है, h हाइट तक, और आपसे कहेगा बताइए v वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम आपको नोट लिखवाए थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि ये एरिया बहुत बड़ा है ना, इसको आप मान लीजिए A2 और इसको क्या मान लीजिए आप A1, ठीक है। तो क्या देखिएगा यहाँ पे A1 बहुत बड़ा है A2 से, तो आपका V1 ऑलमोस्ट क्या ले लेंगे हम, 0। तो जब V1 0 हो गया तो बर्नौली थ्योरम लगाइए, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली का थ्योरम एक बार यहाँ लगाइए, एक बार यहाँ लगाइए। तो यहाँ पे लगाइएगा तो क्या कहिएगा, यहाँ पे ओपन एंड है, तो प्रेशर क्या हो गया P0 और प्लस हाफ रो
v1 स्क्वायर, हाफ रो भी यहाँ पे वेलोसिटी हम मान लिए हैं v1, और प्लस रो जी, रेफरेंस लेवल में इसको लिए हैं तो ये h हाइट पे है, तो रो जी एच और इज इक्वल टू पी नॉट मान रहे हैं, ये भी ओपन एंड है ना, ओपन एंड है, ये यहीं पे निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। तो ओपन एंड पे कितना होगा प्रेशर, पी नॉट और प्लस हाफ रो v2 जो हम v माने हैं, और प्लस रो जी h तो जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि रेफरेंस लेवल पे है हम लोग, रेफरेंस लेवल पे तो h जीरो होगा। तो यहां से आप पी नॉट कैंसिल कर दीजिएगा, पी नॉट जैसे ही कैंसिल करिएगा इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ और इंटू क्या हो जाएगा, रो, हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, प्लस रो जी एच, ये आप अभी ऐसे ही रखिए, ये तो जीरो है ना, इसको हम क्या मान चुके हैं, जीरो, तो जब इसको हम जीरो मान लिए तो ये पूरा टर्म तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्या बच गया आपका, सिंपल रो जी एच, तो रो जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो v2 को भी माने तो हाफ रो v स्क्वायर, तो हमको निकालना है v ना, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर क्या बचेगा, अंडर रूट टू जी एच, अंडर रूट टू जी एच, तो ये जो है आपका क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यही हमारा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, सिंपल सा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का, रूट अंडर टू जी एच। लेकिन इसमें भी जब क्वेश्चन आएगा तो आप गलती कर बैठिएगा, क्या गलती हो सकता है उस समय, गलती हो सकता है ये एच हाइट कहाँ से लेंगे, है ना, एच हाइट हम कहाँ से लेंगे, ये एच नीचे से लेंगे, से मान लीजिए ये होल हम यहाँ बनाते, ये होल हम क्या करते यहाँ बनाते, तो होल यहाँ बनाते, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये कहा जाए, इस तरह का दे दिया जाए आपसे और कहा जाए कि देखिए एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, ये यहाँ पे एक होल बनाए हैं, है ना, वाई ऊंचाई पे, कितना ऊंचाई पे बनाए हैं, वाई ऊंचाई पे, कहेगा यहाँ पे बताइए वेलोसिटी कितना होगा, क्या कहेगा यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछेगा तो क्या लिखेंगे, टू जी, अब बताइए टू जी रूट अंडर और एच के जगह ये तो पूरा हाइट लेंगे नहीं, होल जो बनाया है वहीं का बात करेंगे, तो ध्यान रखना है सरफेस से, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग रेफरेंस लेवल से लेते हैं, लेकिन ये जो एच आया है ये हम लोग सरफेस से लेंगे, ध्यान देना है, दो बात बोले, एक रेफरेंस लेवल से ग्रेविटेशनल हेड लिखने के लिए रेफरेंस लेवल से लेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला में एच आया है ये एच क्या है, ये होल का जगह है, कहां से, सरफेस से, फ्रॉम सरफेस टू होल लेंगे, फ्रॉम सरफेस टू होल, एच ध्यान रखना है, ये लिखते वक्त रेफरेंस लेवल से लेंगे, जहां भी आप रेफरेंस लेवल लीजिए, लेकिन ये क्या लिखेगा, फ्रॉम सरफेस टू होल, बॉटम टू होल नहीं, फ्रॉम सरफेस टू होल, सरफेस से होल का बात कर दूरी लेंगे, तो सरफेस से होल का जब बात करिएगा, तो सरफेस से होल का जब बात करिएगा तो आप क्या लिखिएगा, देखिए सरफेस से होल, तो सरफेस से होल क्या होगा, अगर ये y है तो सरफेस से होल क्या होगा, h माइनस वाई, तो यही चीज आपको ध्यान रखना होगा, v बराबर रूट अंडर टू जी एच माइनस वाई रूट में, समझ रहे हैं बात को, तो ये आपका आ गया वेलोसिटी, तो ध्यान रखना है सरफेस से लेना है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या है कि अब ये जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पढ़े इसको यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपसे कहा गया कि एक प्लेटफॉर्म है अपना, यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, देखिए ये कंटेनर इस प्लेटफॉर्म पे आपका रखा हुआ है और इसमें फ्लूइड है जिसका डेंसिटी रो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए इसका डेंसिटी क्या है, रो, यहाँ पे एक होल बना है, सरफेस से कितना नीचे है ये एच, तो कहेगा कि जब ये पानी से निकलेगा v वेलोसिटी से, ये ग्राउंड है, क्या है ये आपका ग्राउंड, तो जब ये ग्राउंड है तो आपसे कहेगा पानी निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, हॉरिजॉन्टल दूरी पे जाके ये पानी गिरेगा, मतलब मैक्स ये यहाँ से आएगा ऐसे गिरेगा, तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये कितना दूरी पे जाके ऐसे पानी गिरेगा, तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे, मान लीजिए ये वाई ऊंचाई पे रखा हुआ है ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से वाई ऊंचाई पे रखा हुआ है ना, तो कहेगा आपसे कि बताइए ये वाला दूरी है ना, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये कहेगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाटर कितना कवर करेगा, ये आपसे अगर पूछता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाटर कितना कवर करेगा, तो मान लीजिए ये आर है, यही आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, तो ये जब आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज,
तो क्या लिखेगा आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते वक्त? तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते वक्त लिखेगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज? यू, और इनटू यू मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है, और इनटू टाइम ऑफ लाइट, इनटू टाइम ऑफ लाइट। तो यही आपका तो यू है, जिसको यू एक्स, यही तो हमारा भी है, ये तो हमको पता है कितना, √2gh। अभी हम निकाले वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स, है ना, सरफेस से होल का दूरी √2g, और सरफेस से होल का दूरी h, और टाइम ऑफ लाइट आप पढ़ते हैं, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? √2h/g, √2h/g। लेकिन यहाँ पे h नहीं लेते हैं, ये h लेते हैं हम लोग। जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ते हैं, यहां से खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, इतना दूर जाके ये गिरता है इस तरीके से, यहाँ पे कितना ऊंचाई पे रखा हुआ होता है? y ऊंचाई पे, h ऊंचाई पे। तो यहीं पे हम लिखते हैं √2h/g टाइम ऑफ लाइट। तो ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे रखा हुआ है ये वेसल? h, y ऊंचाई पे, ये y है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? y लिखेंगे। तो जब यहाँ पे y लिखेंगे तो देखिए y लिखेगा तो क्या होगा? √g से √g कट जाएगा, आपका रूट में है, काटने में कोई दिक्कत नहीं, 2 2 जा 4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? √h/y। तो r बराबर क्या होगा? √h/y। समझ गए? इस क्वेश्चन में r का वैल्यू क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? 2 और √h/y। तो ये ध्यान रखना, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट करिए। क्या है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें क्या है कि ये होल यहाँ बना दिया गया, देख रहे हैं ना, कितना दूरी पे बनाया गया यहाँ से होल? y। वाटर कितना हाइट तक भरा हुआ है आपका? h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होल बनाया गया, तो कहेगा बताइए कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा इस क्वेश्चन में, आर मैक्सिमम बताइए कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज? तो यही है, यहीं पे रखा हुआ है, ग्राउंड है, बीच में यहाँ होल किया गया है। तो हमको पता है कि v बराबर हम लिख सकते हैं, v बराबर हमको पता है, इस क्वेश्चन में हम v निकाल सकते हैं। अभी आपको बता चुके हैं क्या? 2√2g, h नहीं, h-y, ऊपर से दूरी लेंगे तो क्या होगा? h-y। और हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगा? यही ना है r। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपका क्या होगा? यहाँ पे r बराबर आप लिख दीजिएगा यहाँ से कि r बराबर क्या लिख दीजिएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, और इनटू टाइम ऑफ लाइट। तो कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? 2g और h-y रूट में, मतलब रूट में पूरा h-y हो गया ये। और टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? √2h/g, 2। ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर ये होल किया हुआ है, जहां से रिलीज किया जा रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, y। तो 2y बटा क्या हो गया? g। √2y बटा क्या हो गया आपका? g। तो देखिए g से g फिर काट सकते हैं, तो g से g काट दीजिएगा, तो ये क्या होगा? 2 2 जा 4, तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? y और इंटू h-y, y और इंटू h-y। देख रहे हैं बात को? तो ये हो गया इस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज, y, 2y और h-y। अब देखिए यहाँ पे क्या देखिएगा, हेयर, देखिए ये तो हम पता कर लिया, r निकाल लिए, हेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, y सॉरी, हेयर r इज द फंक्शन ऑफ y। r किसका फंक्शन है? y का। ये r किस पे डिपेंड करेगा? y पे। r किसका फंक्शन है आपका? y का। r किस पे डिपेंड करेगा? y पे। तो r जब y पे यहाँ डिपेंड कर रहा है, तो कहेगा कि कहां पे होल करेंगे कि सबसे ज्यादा रेंज हो, है ना, कहां पे होल करेंगे कि सबसे ज्यादा रेंज हो। तो ये r निकल गया, आपसे पूछा जाएगा होल कहां पे करेंगे कि रेंज सबसे ज्यादा हो, है ना, यहां पे करेंगे तो हो सकता है दूर जाके गिरे, ये आपसे पूछा जाए। तो जब इसीलिए इसके लिए जो r जो y का फंक्शन है, तो dr बटा dy क्या होना चाहिए? 0। dr बटा dy क्या होना चाहिए? 0। यानी फर्स्ट कोई भी चीज का मैक्सिमा निकालने के लिए रूल क्या है? अगर r y का फंक्शन, तो उसका फर्स्ट डीसी मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, जिसका ये फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां से जब आप करिएगा d बटा dy ऑफ r, r कितना है आपका? r का मान है 2, और क्या? √2 हो गया, और क्या लिखेगा? √y और h-y, और इज इक्वल टू 0। यहां से जब आप डिफरेंशिएट करके लाइएगा, डिफरेंशिएट करिएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग को डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट घर पे भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर बात करना होगा, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करिएगा, तो जो y का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा वो h/2 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? h/2। यानी अगर y का वैल्यू h/2 होगा, तभी r जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब जो होल बनाने का दूरी है h/2 पे, बीच में होल बनाएंगे,
तो बीच में जब होल बनाएंगे तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो इसीलिए आप क्या लिखेगा, फॉर आर टू बी मैक्सिमम। अगर आप चाहते हैं कि आर मैक्सिमम हो तो उस रूल से जो हम निकाले फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके, तो y के किस वैल्यू पे आर मैक्सिमम होगा, h/2 पे। तो यहां पे आप क्या करिए, r और 2 y क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये 2 लिख दिए बाहर, ये y है तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, h/2 और इंटू h माइनस वाई के जगह पे h/2 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 और h/2 और इंटू h/2, तो h/2 और h²/4 तो क्या हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। तो सीधे तो r मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ले आए। रेंज निकाले, y कहां से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, तो h माइनस वाई जब हम ऊपर से लेते हैं, ये भी पता चल गया यहाँ पे। अब ये मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि चूंकि ये सब कुछ कांस्टेंट है, ये y का फंक्शन है, जैसे जैसे y बदलेगा वैसे वैसे ये भी बदलेगा। तो इसका y के रिस्पेक्ट में, r को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा तो मैक्सिमा निकलेगा हमको। तो y बराबर h/2 पे ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू h/2 रख दिए, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपका हो जाएगा h। ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू क्या हो सकता है, h। तो r मैक्सिमम हम निकाल लिए ज्यादा से ज्यादा। रेंज तो ये हो गया, दिस इज द रेंज जिस हाइट पे किया गया है, लेकिन वो रेंज मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा जब y h/2 होगा, मतलब बीचों बीच में होल बनाएंगे, और कितना होगा, h के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको आप नोट करिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह का भी सवाल हो कि देखिए y ऊंचाई पे रखा हुआ है ये आपका h, कहां पे होल बनाएंगे कि सबसे ज्यादा रेंज हो, तो फॉर r टू बी मैक्सिमम क्या लिखेंगे, आप चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो तो होल कहां पे बनाना पड़ेगा, बीचों बीच में h+y/2 पे। ध्यान रखिएगा, बीच में होल बनाएंगे, ऊपर से या नीचे से बीच में कितना पे बनाएंगे, h+y/2, बीचों बीच में होल बनाएंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इस तरीके का दे दिया, ये भी बर्नौली थ्योरम पे ही बेस्ड है। दो लिक्विड है, इसका डेंसिटी 2 रो मान लीजिए, और ये कितना हाइट तक भरा हुआ है, 2h हाइट तक। और ये जो है देखिए, ये आपका रो डेंसिटी का लिक्विड, ये कितना हाइट तक भरा हुआ है, h हाइट तक। दो लिक्विड है और यहाँ पे होल बना है, कहेंगे यहाँ पे बताइए इस केस में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना होगा। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, बर्नौली थ्योरम लगाइए। यहाँ पे आप क्या करिए, ये वाला एरिया बहुत बड़ा है, अगर इसके एरिया को स्मॉल ए कहते हैं, ये वाला कैपिटल है, तो ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी वाला टर्म जब भी यहाँ पे लिखेंगे, वेलोसिटी हेड को 0 लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। बता चुके हैं आपको पहले ही, हर क्वेश्चन में वो काम आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर ओपन एंड है, तो प्रेशर आप कितना मान लीजिए, P0, और प्लस वेलोसिटी वाला टर्म हम 0 मान लेते हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल हेड वाला यहाँ पे ध्यान से लिखना है। कैसे लिखिएगा, देखिए 2 रो डेंसिटी है, 2 रो GH होता है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी 2 रो है, कितना हाइट तक, 2h तक। तो 2 रो G और क्या 2h, और प्लस उसके ऊपर जाइए आप, डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना, इसीलिए तोड़ तोड़ के लेंगे यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा रो GH और इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका, अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ भी ओपन एंड पे प्रेशर P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और प्लस वेलोसिटी हेड यहाँ पे होगा। तो देखिए वेलोसिटी हेड लिखते वक्त ध्यान देना है, जिस स्टैंड पे क्वेश्चन दिया गया, जिस स्टैंड पे फिगर बना हुआ है, जो फ्लूइड यहां से निकल रहा है, कौन सा फ्लूइड यहां से निकल रहा है, 2 रो, तो क्या लिख दीजिएगा आप यहां से 2 रो जी, सॉरी वेलोसिटी हेड लिखना है ना, तो हाफ और इंटू 2 रो, और जो वेलोसिटी यहां पे है इसका, है ना, जहां पे होल है वहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका डेंसिटी लिखेंगे। पूरा 3 रो लिखने की जरूरत नहीं है, यही ध्यान रखना होता है ये वाला बात, और प्लस 0। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि रेफरेंस लेवल इसको माने, रेफरेंस लेवल से ऊपर गए तो रेफरेंस लेवल पर ये होल बना हुआ है, तो 0। अब देखिए P0 को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 रो 4 और 5, तो क्या हो जाएगा 5 रो GH, क्या होगा ये 5 रो GH, और इज इक्वल टू क्या होगा
हाफ और इनटू, हाफ से हाफ कट गया तो क्या बचेगा आपका रो भी स्क्वायर। तो रो से रो कैंसिल कर देगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में √5gh। यही हमारा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, यही हमारा क्या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब आगे बात करेंगे, आगे क्या बात करेंगे कि इसी में मान लीजिए कि 3 फ्लूइड दे दिया जाए। अभी तो हम 2 फ्लूइड दिए, यहीं पे 3 फ्लूइड दे दें। देखिए ये कितना हाइट तक भरा हुआ है h हाइट तक, इसका डेंसिटी कितना है 3 रो, इमिसिबल लिक्विड होगा, भारी वाला डेंसिटी का नीचे, ये 2 रो डेंसिटी का लिक्विड, ये भी कितना हाइट तक भरा हुआ है h हाइट तक, और ये क्या है आपका रो डेंसिटी का लिक्विड, ये भी कितना हाइट तक भरा हुआ है h हाइट तक। अब यहाँ पे एक होल बना दिया गया, तो यहाँ पे जब होल बना दिया गया है तो यहाँ पे कहेगा बताइए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना हो, तो डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए प्रेशर वाला टर्म कट ही जा रहा है ना, वेलोसिटी वाला टर्म इधर 0 ही है, तो इधर एक ही टर्म हमारे काम का है, वो कौन सा GH वाला, मतलब ग्रेविटेशनल हेड वाला टर्म। तो सीधे सीधे आप लिखिए ना, क्या लिखेगा 3 रो G और H प्लस 2 रो G और कितना हाइट तक H, रो G और क्या H लिख दिया इज इक्वल टू। अब लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर वाला टर्म P नोट तो कट जाएगा, यहाँ पे H वाला टर्म 0 होगा क्योंकि रिफरेंस लेवल पे है, यहाँ पे केवल वेलोसिटी वाला टर्म होगा हाफ। अब कौन सा डेंसिटी का लिक्विड इससे निकलते हुए आप देखिएगा 3 रो, तो 3 रो लेंगे, होल से जो पहले निकलेगा वो है ना, और इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर जो हमको निकालना है, बाकी सब टर्म तो वहां पे होगा नहीं, P नोट कैंसिल, और रेफरेंस लेवल पे है तो ग्रेविटेशनल हेड वाला टर्म क्या होगा 0। तो 3 रो GH 2 रो GH और रो GH 3 2 5 1 6, तो 6 रो GH और इज इक्वल टू क्या 6 रो GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 5 6 और इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 रो GH और इज इक्वल टू क्या 3 रो V स्क्वायर। तो रो से रो कट जाएगा, इससे ये 4 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 4 बार में। तो यहां से आप आंसर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 2 √GH यानी √4GH, तो 2 बाहर निकाल दिए तो 2 √GH। तो बर्नौली थ्योरम में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स से सवाल इसी तरह का पूछा जा सकता है, रेंज 1 से ज्यादा वेलोसिटी रहने का ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए ये दोनों क्वेश्चन को। देखिए तो अब हमारा जो अगला एप्लीकेशन है दूसरा किसका, बर्नौली थ्योरम का, वो वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, मेजर करता है। सबसे पहले सुनिए कि वेंचुरीमीटर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मेजर करता है, फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, जब स्टेडी रेट से फ्लूइड बहता है तो उसका फ्लो पता करता है, रेट फ्लो का। तो क्या कहेंगे, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस जो क्या करता है, मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो, मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करता है ना, व्हेन इट इज फ्लोइंग स्टेडीली, व्हेन इट इज फ्लोइंग स्टेडीली, है ना, जब ये स्टेडीली बहता है तो उसके रेट ऑफ फ्लो। देखिए एक चीज समझिएगा, रेट ऑफ फ्लो हम लोग पढ़े हैं, अभी नाम बस दे दिया गया। जो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वही एरिया इंटू किसी भी पॉइंट पर, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो अगर इस ट्यूब में मतलब पानी कहीं बह रहा है तो वेंचुरीमीटर के मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो क्या है। तो देखिए वेंचुरीमीटर इस तरह का डिवाइस है, इसमें 2 कैपिलरी लगाए गए, इसी का सारा खेल है, कैपिलरी में राइज का ही सारा खेल है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जहां पे ये कैपिलरी लगाया गया, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ये कैपिलरी में इतना हाइट तक वाटर राइज किया है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे H इतना हाइट तक राइज किया है और यहाँ तक इतना हाइट तक। ये दोनों कैपिलरी में, कैपिलरी 1 और कैपिलरी 2, दोनों कैपिलरी में जो वाटर राइज किया है, लिक्विड राइज किया है, इसका डेंसिटी रो है मान लीजिए, जो भी लिक्विड है, तो जो वो राइज किया है तो उसके हाइट का डिफरेंस h है। तो ये हाइट का डिफरेंस ही बताएगा, जितना ज्यादा समझ लीजिए हाइट का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा, है ना। तो ये हाइट का डिफरेंस कितना है, h है। तो कैसे निकालेंगे हाइट का डिफरेंस है हम इस कॉलम में, इस ट्यूब में जो है रेट ऑफ फ्लो क्या है फ्लूइड का। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं,
इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे बर्नौली का थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे बर्नौली का थ्योरम लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, प्रेशर आप लिख दीजिए। यहाँ पे कितना प्रेशर हम मान रहे हैं, देखिए लिक्विड का प्रेशर, ये कॉलम का प्रेशर। हाइड्रोडायनेमिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं रो जी एच होता है, वो क्या होता है, रो जी एच। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे प्रेशर मान लिए हम P1, तो P1 प्लस और वेलोसिटी हेड हाफ रो, और वेलोसिटी यहाँ पे कितना है V1, और ग्रेविटेशनल हेड को हम लोग 0 मानते हैं, 0 मान लेते हैं, ये कह देते हैं रो जी एच। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी को रिफरेंस लेवल मान लेते हैं, दोनों से ऊंचाई बराबर है ई पॉइंट का, तो रो जी एच कह देते हैं, वो आगे जाके कट भी जाएगा। और इज इक्वल टू क्या, या 0 ही कह दीजिए, रेफरेंस लेवल से ही आप ले लीजिए, इसी को आप रेफरेंस लेवल मान लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों रेफरेंस लेवल पर ही है, तो 0 हो गया। और P2 और प्लस, यहाँ पे P2 लिख रहा है, यहाँ लगा रहे हैं, तो प्रेशर, वेलोसिटी और ग्रेविटेशन, तो ये 0 हो गया। एच भी ले सकते हैं, कट जाएगा वो, तो P2 हो गया और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस 0, खत्म हो गया ये 0 वाला टर्म, ये तो खत्म हो गया आपका। अब आप क्या लिखेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब P1 माइनस P2, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है, इसका अंतर क्या होगा, रो जी, और ये दोनों का हाइट मान लीजिए ये है आपका H1 और ये H2, तो H1 माइनस H2 करिएगा तो दोनों को घटाएंगे, तो ये दोनों का तो डिफरेंस हम ले ही लिए, हमको हाइट के डिफरेंस से मतलब है, तो हाइट का डिफरेंस क्या है, H है ना। रो जी ये मान लीजिए कि ये आपका H1 है ना, और ये जितना हाइट तक राइज किया है वो क्या है, H2। तो आप लिखिएगा क्या, रो जी H1 माइनस रो जी H2, घटाइएगा तो इसी के न बराबर आ जाएगा, रो जी H हो जाएगा, H1 माइनस H2, प्रेशर का, सॉरी हाइट का डिफरेंस प्रेशर के कारण। और ये क्या हो गया, हाफ रो V2 स्क्वायर और माइनस क्या, V1 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहां से आप क्या लिख दीजिएगा, रो से रो तो कट गया, तो यहां से आप लिख दीजिएगा कि V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। दिस वन इज इक्वेशन 1, क्योंकि अभी हमको A इंटू V का प्रोडक्ट निकालना है, तो अभी तो V1 V2 हमको पता होना चाहिए, तो 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन होगा हमारे पास, तो 2 इक्वेशन होगा तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और लिखेंगे V1A1 इज इक्वल टू V2A2, V1A1 बराबर क्या, V2A2, लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंजर्व ही रहेगा आइडियल फ्लूइड में मास। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, अब आप V2 या V1 के जगह पे कुछ रख दीजिए, तो जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिए V1 इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, V1 इज इक्वल टू लिखिएगा A2 बट्टा A1 और इंटू V2, ये इक्वेशन 2 है। अब ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन के, इसके वैल्यू को V1 के वैल्यू को उठाकर यहां रख देंगे, तो जब यहां रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, V2 स्क्वायर और माइनस V1 स्क्वायर के जगह पे क्या लिखिएगा, A2 बट्टा A1 का होल स्क्वायर और इंटू V2 स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या, 2GH। क्या किए, V1 स्क्वायर के जगह पे ये पूरा पुट कर दिए। अब V2 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, V2 स्क्वायर आप क्या कर लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस A2 स्क्वायर और बट्टा A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2GH, है ना। अब इसके बाद अब अपना नोट करिए, इसको मिटाएंगे। अब आप देखिए, अब आप क्या लिख सकते हैं, अब यहां से लिखिएगा ना आप, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH और 1 माइनस, ये स्क्वायर है यहाँ पे, 1 माइनस A2 स्क्वायर बटा A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर बटा A1 स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2GH और अंदर क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ से A1 स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा जो A1 स्क्वायर एलसीएम लिए थे, तो क्या हो गया A1 स्क्वायर। तो V2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, A1 स्क्वायर है, ठीक है, रूट चढ़ेगा तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या होगा, रूट अंडर 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये V2 निकल के आ गया। हमको निकालना V2 नहीं, हमको निकालना रेट ऑफ फ्लो। तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ फ्लो, देखिए जब आपका रेट ऑफ फ्लो निकालने कहेगा यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ फ्लो, देखिए तो रेट ऑफ फ्लो बराबर क्या लिख सकते हैं आप, रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी होता है, तो हम लोग A1 V1 लिखते हैं, तो हम V2 निकाले हैं ना, तो क्या लिखेंगे A2 V2।
तो A2 V2 जब निकालिएगा तो A2 तो A2 है और V2 हम कितना निकाल चुके हैं, V2 निकाल चुके हैं A1 और रूट अंडर क्या 2GH है ना, और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये जो आपका आ गया रेट ऑफ फ्लो A2 V2, ये क्या आ गया A1 A2 और रूट अंडर 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो देखिए A1 A2 पता रहेगा आपको, है ना। ये हाइट जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, यानी हाइट का जो डिफरेंस है, ये हाइट मतलब जो दोनों कैपिलरी में लिक्विड जो राइज किया उसके हाइट का जो डिफरेंस है, प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो हाइट आया है उसी पर रेट ऑफ फ्लो डिपेंड करेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हैं A1 V1 भी निकालिएगा ना, जैसे यहाँ पे तो हम V2 का वैल्यू V1 को सब्स्टिट्यूट किए हैं, जब V2 के को करिएगा तो आएगा निकल के सिमिलरली यही चीज निकल के आएगा। देखिए एकदम सेम टू सेम आएगा, क्या आएगा A1 V1 इज इक्वल टू क्या A2 लिखिएगा, है ना। A1 V1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा आप यहाँ से लिखिएगा आप A2 और इंटू A1, और वही फॉर्मूला फिर से यहाँ पे जो लिखे है ना, ये A2 हो जाएगा और ये A1 है, और ये वेलोसिटी जो आप V1 निकाल के लाइएगा वो होगा A2 और रूट अंडर 2GH और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। देख लीजिए दोनों में कोई फर्क है क्या, मतलब यहाँ पे V2 जो आया है सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली आप लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा V1 इज इक्वल टू V2 बराबर क्या लिखे हैं A1, V2 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखे ना A1, तो V1 बराबर क्या लिखेगा A2 और बाकी सारा टर्म वही होगा रूट अंडर 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, रूट अंडर 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा गया, जो ध्यान से देखिए आप, है ना। कैमरा सही से नहीं लगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये आप लिख दिए A1 स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका A2 स्क्वायर हो गया, तो V1 हो गया और ये क्या हो गया V2। इसी तरीके से रेट ऑफ फ्लो जो आप ले आए, फाइनली जो रेट ऑफ फ्लो का इक्वेशन है, फाइनली जो रेट ऑफ फ्लो का इक्वेशन है हमारा, वो रेट ऑफ फ्लो क्या आ गया, किसी भी पॉइंट पे देखिए सेम ही है, क्या होगा रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू A1 A2 और रूट अंडर 2GH A1 स्क्वायर और माइनस क्या A2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो दैट हम लोग पता किए हैं किसके मदद से, वेंचुरीमीटर के मदद से। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, तो यही वेंचुरीमीटर था, हाइट का डिफरेंस पता होगा, फटाक से हम लोग किसी भी स्टेडी फ्लो में हम लोग बता सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो है फ्लूइड का ट्यूब में वो क्या होगा। यही था हमारा दूसरा एप्लीकेशन, नोट करिए। देखिए और भी एप्लीकेशंस है, बाकी सब थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, ये दो आपका न्यूमेरिकल अप्रोच वाला था। जैसे तीसरा एप्लीकेशन है आपका ब्लोइंग ऑफ रूफ, ध्यान दीजिए ब्लोइंग ऑफ रूफ्स, बहुत तेज हवा आता है तो घर का छत उड़ जाता है, कारण क्या है कि जब हवा तेज आता है तो वेलोसिटी, देखिए प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड और प्लस क्या ग्रेविटेशनल हेड, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है ना ये कांस्टेंट। तो बहुत तेज जब हवा आता है तो क्या होगा, ऊपर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा यहाँ पे और प्रेशर डिक्रीज करेगा, और नीचे क्या होगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा ऊपर के तुलना में और प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में छत उड़ जाएगा। तो ब्लोइंग ऑफ रूफ है ना, ब्लोइंग ऑफ रूफ एक एप्लीकेशन हो गया आपका। आगे भी एप्लीकेशन है, अगला एटोमाइजर है, एटोमाइजर या स्प्रेयर जो भी आप कह दीजिए, एटोमाइजर या स्प्रेयर डीओ वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह का जो छिड़काव होता है, तो उसमें क्या है इस तरीके से देखिए होता है, यहाँ पे लगा दिया गया, यहाँ पे कंटेनर है जिससे हमको छिड़कना है, यहाँ पे पाइप डुबाया हुआ रहता है इस तरीके से, यहाँ से छिड़काव होता है। ये एटोमाइजर या स्प्रेयर है, सब थ्योरेटिकल है, ध्यान रखिएगा। एटोमाइजर या स्प्रेयर है, तो यहाँ से हवा भरते हैं, दबाते हैं इसको, जब इसको दबाइएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगा, अब वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा घटेगा, तो यहाँ पे प्रेशर कम और कंटेनर में प्रेशर ज्यादा है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक राइज करेगा और धक्का तो मिल ही रहा है, स्प्रे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एटोमाइजर। इसी तरीके से और भी मैग्नस इफेक्ट है, ये सब इसी का एप्लीकेशन है ना, जो आप थ्योरेटिकली ध्यान रखेंगे। तो ये सारा एप्लीकेशन आपको बता दिया गया। इसी तरीके से जो हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स था आपको कवर अप करा दिया गया है।
और वीडियो को देखें अच्छे से, और जो भी नीट और जेई का क्वेश्चन है लगाएं। डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट में डाउट जो भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स इन वन शॉट था। धन्यवाद।